कुकू एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रवाल पंत की लिखी गई कहानी नई सोच, जिसे आवाज दे रही है आश्चर्य थे। कुकू एफएम सुने जो मन चाहे। आयुष कोलकाता के एक प्रसिद्ध कॉलेज से एमटेक करके अमेरिका चला गया। उसकी नौकरी न्यूयॉर्क में स्थित एक नामी ग्रामी कंपनी में लग गई। अपने इकलौते बेटे की इस सफलता से उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। वह उसके विवाह के लिए लड़की की खोज करने लगे। आयुष भी अमेरिका आकर बहुत प्रसन्न था। उसे वहाँ की आधुनिक सुविधाओं ने इतना प्रभावित किया था। वह अमेरिका में बसने के लिए ग्रीन कार्ड प्राप्त करने का प्रयास करने लगा। यद्यपि उसे कंपनी द्वारा बहुत अच्छा वेतन मिलता था, लेकिन उसे दिन में 12 घंटे जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। वह सुबह 8 बजे घर से निकलता था और रात 10 बजे वापस घर पहुंच पाता था। एक दिन भारत से उसकी माँ ललिता ने उसे फोन करके कहा, बेटा तू अगले महीने छुट्टी लेकर यहाँ आ जा, हमने तेरे लिए कुछ लड़कियाँ देखी हैं। सभी लड़कियाँ बहुत पढ़ी लिखी और बहुत सुंदर हैं। आयुष बोला, ठीक है, मैं कंपनी से छुट्टी मिलते ही भारत आ जाऊंगा। माँ के फोन के बाद आयुष कल्पना करने लगा कि वह अपनी पत्नी के साथ अमेरिका में हमेशा के लिए बस जाएगा। वह अपनी पत्नी को भी उसकी योग्यता के अनुसार किसी काम में लगवा देगा और वह सारी जिंदगी अमेरिका में रहकर ऐश करेंगे। आयुष के पिता पुणे में साड़ियों के एक बड़े व्यापारी थे। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। आयुष का जीवन बचपन से ही बहुत विलासिता के साथ व्यतीत हुआ था। उसके माता पिता ने उसके लिए किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रखी। आयुष को गरीबी और अभावों का कोई एहसास ही नहीं था। वह अपने सारे शौक पूरे करता था। ब्रांडेड कपड़े पहनना, रेस्टोरेंट में जाना, मल्टीप्लेक्स में मूवी देखना, महंगी बाइक और कार चलाना, कुछ ऐसी ही थी उसकी जिंदगी। लेकिन इन विलासिताओं का उपभोग करते हुए भी उसने अपनी पढ़ाई को सदैव वरीयता दी। आयुष के बॉस ने उसकी छुट्टियां स्वीकृत कर दी और उसने फ्लाइट का टिकट बुक करा लिया। इसी बीच उसकी कंपनी के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विभाग द्वारा एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत उसकी कंपनी ने भारत जैसे अनेक विकासशील देशों की सामाजिक संस्थाओं को अनुदान दिया। आयुष को कंपनी के इस कार्य की पहली बार जानकारी प्राप्त हुई। उसे बहुत अच्छा लगा कि अमेरिका जैसे विकसित देशों की कंपनियां अविकसित देशों को अपने कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबी की सहायता के लिए आर्थिक सहायता देती है। उसे अपने जीवन में सदैव ही सारी भौतिक सुविधाएं प्राप्त हुई थी, अतः उसने गरीब और वंचितों के संबंध में कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन उसकी कंपनी द्वारा किए जाने वाले सामाजिक कार्य ने आयुष को भी समाज के इस वर्ग के संबंध में सोचने को विवश कर दिया। उसने गूगल करके भारतीय सामाजिक संस्थाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। पुणे की एक संस्था के संबंध में पढ़कर उसे बहुत अच्छा लगा, जो दिव्यांगों के लिए कार्य करती है। एक सप्ताह बाद वह अपने घर पुणे आ गया। उसके माता पिता उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जिन लड़कियों को आयुष को दिखाना था वह विभिन्न शहरों में कार्यरत थीं। जब आयुष की माँ ने लड़कियों के घर में बात की तो सभी लड़कियों के घर वालों ने उन्हें बताया कि 3-4 दिन बाद उनकी बेटियां घर आ पाएंगी। इस प्रकार आयुष के पास 3-4 दिन पर्याप्त समय था। वह इन दिनों में अपने मित्रों से मिला। उसके मित्र उसे एक रेस्टोरेंट में ले गए। जब वह रेस्टोरेंट से अपने मित्रों के साथ अपने घर वापस आ रहा था, अचानक उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ी। संयोग से बोर्ड उसी संस्था का था जिसके संबंध में उसने गूगल पर पढ़ा था। आयुष ने अपने मित्रों से कहा, मैं इस संस्था को देखना चाहता हूँ। उसके एक मित्र ने कहा, मैं तो यहाँ साल में 2-3 बार आता हूँ। यहाँ दृष्टिहीनों को पढ़ाया जाता है। मैं स्कूल को अपनी हैसियत से थोड़ा बहुत सहयोग करता रहता हूँ। इससे मुझे बहुत मानसिक शांति मिलती है। उसके मित्र ने गाड़ी स्कूल की ओर मोड़ दी। स्कूल की लंबी सी सफेद रंग की दीवार के एक छोर पर एक काला लोहे का गेट था। स्कूल में घुसते ही एक बड़ा सा मैदान था, जिसके चारों ओर नीम, बबूल, अमरूद और आम के पेड़ लगे थे। मैदान के अंतिम छोर पर कई प्रकार के झूले लगे हुए थे, जिन पर कुछ छोटे दृष्टिहीन बच्चे झूल रहे थे। सड़क के दोनों ओर रंग बिरंगे गमले रखे थे, जिसमें अनेक प्रकार के फूलों के पौधे लगे थे। मैदान पार करके एक और छात्रावास था और दूसरी ओर कक्षाएं और कार्यालय थे।
बच्चे कक्षाओं में पढ़ रहे थे, कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे थे। दृष्टिहीन बच्चों का इतना अच्छा स्कूल देखकर आयुष को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसने इस प्रकार की संस्था पहली बार देखी थी। आयुष ने प्रधानाचार्य को अपना परिचय दिया। उन्होंने उसे पूरा विद्यालय दिखाया। प्रधानाचार्य ने आयुष को लतिका से मिलवाया, जो 10वीं कक्षा को विज्ञान पढ़ा रही थी। लतिका ने आयुष को विभिन्न एपरेट्स दिखाए, जिनको छूकर तथा सुनकर दृष्टिहीन छात्र विज्ञान की शिक्षा लेते हैं। लतिका ने आयुष को दृष्टिहीनों के लिए विशेष रूप से बनाए गए कैरम बोर्ड, शतरंज, सांप सीढ़ी, लूडो, ताश और क्रिकेट की बॉल भी दिखाई। आयुष लतिका के मन में बच्चों के लिए समर्पण भाव देखकर बहुत प्रभावित हुआ। कुछ दिन बाद आयुष को उसके माता पिता ने विवाह के लिए 4 लड़कियां दिखाई। सभी लड़कियां धनी परिवारों की, बहुत स्मार्ट और प्रोफेशनल थीं। वे सभी बहुत महत्वाकांक्षी थीं और आयुष के NRI होने के कारण उससे विवाह करने को तुरंत तैयार हो गई। उनके माता पिता बहुत सारा दहेज देने को भी तैयार थे, जिससे आयुष की माँ बहुत प्रसन्न थी। घर जाकर आयुष की माँ हिसाब लगाने लगी कि कौन सबसे ज्यादा दहेज देगा। उसी दिन शाम को आयुष की माँ ललिता का उच्च रक्तचाप के कारण स्वास्थ्य बिगड़ गया और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ललिता जी 1 सप्ताह अस्पताल में रहीं। घर लाने के बाद भी उनकी देखभाल करने की आवश्यकता थी। आयुष ने अपनी माँ का पूरा ध्यान रखा, क्योंकि उसके पिता को पहले भी हृदयघात हो चुका था। अतः उनकी देखभाल के लिए भी घर में किसी समझदार व्यक्ति का रहना आवश्यक था। आयुष को सभी लड़कियां ठीक लगी, क्योंकि वह लड़कियां उच्च शिक्षित होने के कारण अमेरिका में आसानी से नौकरी कर सकती थी। अचानक आयुष इस विषय में गंभीर होकर दूसरे दृष्टिकोण से कुछ सोचने लगा। ललिता जी आयुष से बोली, मैं तो रायपुर वाली लड़की को फाइनल कर रही हूँ। वो लड़की बहुत सुंदर है और उसके पिता 60 लाख रुपए कैश, 20 तोले सोना, लग्जरी कार और घर का सारा सामान भी दे रहे हैं। इसके अलावा लड़की सारी लाइफ जॉब करके खूब सारा पैसा भी कमाएगी। तेरा क्या सोचना है? आयुष बोला, मैं इनमें से किसी भी लड़की से शादी नहीं करूंगा। आयुष का अप्रत्याशित उत्तर सुनकर उसकी माँ आश्चर्य मिश्रित क्रोध से बोली, तू ये क्या कह रहा है? तू होश में तो है? आयुष बोला, मैं जो बोल रहा हूँ बहुत सोच समझ कर कह रहा हूँ। ये लड़कियां मुझसे नहीं, NRI से शादी करने को तैयार हुई हैं। उम्र बढ़ने से अब आप लोगों की तबीयत ठीक नहीं रहती। ऐसे में आपको ऐसी बहू चाहिए जो समय पड़ने पर आपको सहारा भी दे सके, और मुझे नहीं लगता कि ये लड़कियां 2 दिन भी आपके पास रहना पसंद करेंगी। पिछले 2 सालों में आपको और पापा को तबीयत खराब होने से 2 बार अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। ऐसे में अगर मैं अपनी पत्नी के साथ अमेरिका चला गया तो यहाँ आप लोगों की देखभाल कौन करेगा? आयुष की बातों से उसकी माँ प्रसन्न हुई कि उनका बेटा उनके संबंध में सोचता है, लेकिन वह धनी परिवार से रिश्ता ना हो पाने से दुखी भी थी। आयुष के वापस अमेरिका जाने का दिन आ गया, लेकिन उसने जाने की कोई तैयारी नहीं की। उसकी माँ ने पूछा, तूने अपना सामान पैक क्यों नहीं किया? आज रात की ही तेरी फ्लाइट है। आयुष बोला, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत में ही मोबाइल फोन के पुर्जे बनाने वाली फैक्ट्री डालूंगा। मैंने इस योजना के बारे में सब पता लगा लिया है। सरकार इसके लिए दूसरी फैसिलिटीज के साथ बैंकों से लोन दिलवाने में भी सहायता दे रही है। अगर मैं बाहर चला जाऊंगा और आपको कुछ हो जाए तो आप लोगों का कौन ध्यान रखेगा? आयुष की बात से उसके पिता बहुत प्रसन्न थे। वह तो पहले से ही चाहते थे कि उनका बेटा उनके पास रहे। वह सोचते थे कि आयुष उनके पुश्तैनी व्यापार को ही देखे, क्योंकि उनके व्यापार में बहुत पैसा है और जमे जमाए व्यापार को आगे बढ़ाना भी आयुष के लिए बहुत आसान होगा। अंततः आयुष की माँ अपने बेटे की बात मान गई, क्योंकि उन्हें बीमार पड़ने पर इस बात का एहसास हो गया था कि किसी मुसीबत पड़ने पर उनका बेटा उनके पास होना चाहिए। आयुष की डिग्री और अमेरिकी कंपनी में कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव उसे सरकारी विभागों द्वारा फैक्ट्री लगाने के लिए लाइसेंस, विभिन्न प्रकार की अनुमति प्राप्त करने और बैंक से ऋण लेने में बहुत काम आया। सरकार की नई औद्योगिक नीति के अनुसार उसे जमीन खरीदने और कर की दरों में भी भारी छूट मिली। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत में मोबाइल सेट बनाने वाली अनेक कंपनियां आ गई थी, जिससे आयुष की फैक्ट्री द्वारा उत्पादित मोबाइल पुर्जों की भारी मांग हो गई। धीरे धीरे उसका काम बढ़ता गया। आयुष अपने लाभांश का एक भाग पुणे के दृष्टिहीनों के स्कूल में नियमित रूप से देता रहा, जिससे उसे आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती थी।
समय समय पर वहां जाने से विद्यालय के सभी कर्मचारी व छात्र उसे अच्छी तरह जान गए थे। आयुष यह सोचकर बहुत प्रसन्न होता था कि भारत में रहकर वह अपना जीवन सफल बना सका है। पहला, वह यहाँ अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। दूसरा, फैक्ट्री स्थापित करके वह स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी रोजगार दे रहा है। तीसरा, वह विद्यालय को अपना सहयोग देकर समाज सेवा करने में भी सक्षम है। आयुष का काम अच्छी तरह जम गया। उसके माता पिता उसके काम की ओर से निश्चिंत हो गए। एक दिन विश्वकर्मा जयंती के कारण आयुष फैक्ट्री से जल्दी ही घर आ गया, क्योंकि उस दिन सिर्फ मशीनों की पूजा होती है। उसकी माँ ने आयुष के सामने चाय और पकौड़ियाँ रखते हुए कहा, अब हम तेरी शादी के बारे में सोच रहे हैं, तू बता तुझे कैसी लड़की पसंद है। आयुष बोला, मैंने एक लड़की देखी है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। हालांकि मैंने उससे शादी के बारे में कोई बात नहीं की है। ललिता जी ने पूछा, वो लड़की क्या करती है, उसका क्या नाम है, वो कितनी पढ़ी लिखी है, उसका परिवार कैसा है। आयुष ने बताया, वो ब्लाइंड बच्चों के स्कूल में टीचर है। उसने एमएससी और बीएड किया है। उसका नाम लतिका है। उसका नेचर मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बच्चों को बड़े प्यार से समझाकर पढ़ाती है। वो देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन उसका परिवार बहुत सामान्य है। शायद वो लोग दहेज तो ना दे सके, लेकिन उसका सीरियस नेचर देखकर मुझे लगता है कि वो आपका बहुत ध्यान रखेगी। आयुष की माँ बोली, देख, हमने तेरी पढ़ाई और पालन पोषण में लाखों रुपए खर्च किए हैं। हम ऐसे ही किसी ऐरे गहरे परिवार से तेरी शादी नहीं कर सकते। आजकल तो सड़क छाप लोगों को भी 15-20 लाख रुपए आसानी से मिल जाते हैं, और तू खाली हाथ शादी करने की बात कर रहा है। अगर हम बिना दहेज के तेरी शादी कर भी दे तो समाज 4 तरह की बात बनाएगा। लोग कहेंगे कि लड़के में ही कोई कमी होगी, इसीलिए ये लोग किसी गरीब घर से लड़की उठा लाए। आयुष अपनी बात पर अड़ा रहा, जिसके कारण उसके घर में कुछ दिन तनाव रहा और आयुष के माता पिता ने इस विषय में उससे कोई बात नहीं की। ललिता जी द्वारा पसंद की गई लड़की से आयुष द्वारा विवाह ना करने से माँ बेटे में बात लगभग बंद हो गई। एक दिन दुकान में पैर फिसल जाने से आयुष के पिता के पैर में फ्रैक्चर हो गया। आयुष ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया और उसने उनकी पूरे 1 महीने तक देखभाल की। 3 महीने बाद वह वॉकर के सहारे चलने लगे। आयुष द्वारा की गई अपने पिता की सेवा ने आयुष और उसके माता पिता के बीच जमी बर्फ को पिघला दिया। एक दिन ललिता जी मजबूर होकर आयुष से बेमन से बोली, चल हम उस लड़की को देख लेते हैं जिससे तू शादी करना चाहता है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर वो लड़की देखने में ठीक ठाक हुई और आदतों से हमारे परिवार के लायक निकली, तभी मैं इस रिश्ते को हाँ कहूंगी। आयुष बोला, ठीक है, पहले आप उसे देख तो लीजिए, बाद में जैसा आप कहेंगी मैं मान लूंगा। कुछ दिनों बाद ललिता जी अपने पति के साथ दृष्टिहीनों की संस्था को देखने और कुछ दान देने के बहाने स्कूल में लतिका को देखने गए। लतिका 3री कक्षा के बच्चों को बड़े प्यार और धैर्य के साथ हाथ पकड़कर गणित के प्रश्न करा रही थी। बच्चे बहुत प्रसन्न होकर उससे प्रश्न सीख रहे थे। लतिका बच्चों को प्रश्न हल करने के लिए उत्साहित कर रही थी। नीली साड़ी और फिरोजी ब्लाउज में लंबे बालों की एक चोटी के साथ काली सैंडल में किए हुए रंग के गोल चेहरे पर गुलाबी होठ, पतली नाक, बड़ी बड़ी आंखों वाली लंबी सी लतिका बहुत सुंदर लग रही थी। ललिता जी को लतिका एक क्षण में ही भाग गई। उसकी सुंदरता, भोलापन और सरल स्वभाव के कारण आयुष के पिता भी लतिका से प्रभावित हुए बिना रह ना सके। आयुष के माता पिता की बहू की खोज पूरी हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें जीवन की वास्तविकता और रिश्तों की सच्चाई का एहसास हो चुका था। उन्होंने आयुष की पसंद पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी। इस प्रकार आयुष और उसके माता पिता ने एक नई सोच के साथ अपने जीवन में वो सब प्राप्त कर लिया जिसका स्वप्न एक आम आदमी देखता है। आयुष के पिता अपने बेटे से प्रेरित होकर मंदिरों के स्थान पर गरीबों के लिए कार्य करने वाली सामाजिक संस्थाओं को दान भी देने लगे।